बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मदद के लिए बुलाने ही वाली थी जब उसने मेरे मुंह के अंदर वो कपड़ा ठूंस दिया, जिससे मेरी आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी। मैं बहुत एहतजाज कर रही थी, अपने हाथ पांव हिला रही थी, लेकिन वो मुझ पर काबिज हो गया था। उस भारी भरकम इंसान के आगे तो मैं बिल्कुल ही एक चूंटी की माने लग रही थी। मैं उससे आजाद होना चाहती थी, पर उसने मेरे गले से दुपट्टा हटाकर फर्श पर फेंका था। उसकी इस हरकत पर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे फौरन थप्पड़ मारा था। पर यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उसने मुझे बेड पर धक्का दे दिया था। और फिर उसके बाद मेरा नाम फातिमा है। मेरी जिंदगी में इस वक्त सिर्फ मेरी फुप्पो ही थी, जिसके साथ मैं इस आलीशान बंगले में रहती थी। मैं नहीं जानती थी कि यह बंगला फुप्पो को कैसे मिला था, पर फुप्पो के साथ जो इंसान रहता था वो इस बंगले का मालिक था, जो हर हफ्ते आता था। पर वो मुझे अजीब नजरों से घूरने लगता था। मुझे अजीब सी वहशत होती थी। दिल तो करता था कि मैं कहीं गुमनाम जगह पर चली जाऊं और खुद को छुपा लूं, क्योंकि उस मर्द की नजरें जब मुझ पर पड़ती थी तो मेरे वजूद में चुभन पैदा हो जाती थी। उस रोज भी वो मुझे देखने के लिए आया था। वो जब भी आता था तो मेरी पप्पू मुझे कहती थी कि जल्दी से जाओ और जाकर अच्छा सा तैयार हो जाओ। उस वक्त तो मैं जवान भी नहीं हुई थी, पर मजाल है जो मैं पप्पू की बात टालती। मैं जल्दी से जाकर तैयार होती और नया जोड़ा पहन लेती थी। पप्पू बहुत खुश होती थी और कहती थी कि बस तुम ऐसे ही मेरी बातें माना करो। मैं जैसे ही उस शख्स के सामने जाती तो वो मुझे अजीब नजरों से घूरने लगता था। फिर मेरे सामने ही पप्पू को कहता कि अभी तो ये बड़ी नहीं हुई, मुझे इसके जवान होने का बेसब्री से इंतजार है। ऐसी बातें सुनकर मेरा वजूद कांपने लगता था। दिल करता था कि काश मैं यहां से दूर भाग जाऊं, पर मैं कहां जाती, मुझे कुछ भी नहीं पता था। आसपास के घरों में जाती तो सारी औरतें मुझे अजीब नजरों से घूरती थी और कहती थी कि तुम थोड़ी शर्म किया करो, हमारे घर क्यों आती हो, तुम्हारी फुप्पो एक बदकिरदार औरत है, वो तुम्हें भी ऐसा ही बना देंगी। मैं ये बातें दिल पर ले लेती थी, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि फुप्पो को ये सब बातें बता सकूं। पर अब तो मुझे भी शक होने लगा था। एक रोज मैंने फुप्पो और उस मर्द की बातें सुन ली थी। वो मर्द कह रहा था कि मुझसे अब और इंतजार नहीं होता, ये जैसे ही 18 साल की होगी तो मैं इसे ले जाऊंगा। फुप्पो कहने लगी, देखो मैं तुम्हें ऐसे ही इसे लेकर नहीं जाने दूंगी, तुम्हें वो डील तो याद होगी ना, पूरे 8 लाख लूंगी, वरना हमारी डील कैंसिल हो जाएगी। ये बातें सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई थी। मैं जान गई थी कि मेरी जिंदगी महफूज नहीं है, मुझे इस हवेली से भागना पड़ेगा। मैं रोज ही रात को भागने के मंसूबे बनाती थी, लेकिन मैं जानती थी कि इस घर में मुझ पर पप्पो ने नजर रखी हुई है। वो बस 1 घंटा मुझे बाहर जाने देती थी, पर तब भी मेरे साथ एक गांव वाली मुलाजमा होती थी। वो पप्पो की बहुत ज्यादा वफादार थी, मेरे आसपास ही रहती थी वो, इसी वजह से मैं कहीं भाग भी नहीं सकती थी। पर मुझे इतना जरूर पता चल गया था कि मैं जैसे ही 18 साल की होंगी तो मेरे साथ कुछ बुरा होगा। मैं भी हर लड़की की तरह वो सारे ख्वाब देखती थी कि मेरे लिए भी एक शहजादा आएगा, लेकिन जैसे ही हवेली का मालिक मुझसे मिलने आता था और मुझे अजीब नजरों से घूरता था तो मेरे ये सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते थे। मैं जान गई थी कि मेरी किस्मत में ये सब नहीं लिखा हुआ। एक रात तो हद ही हो गई थी। जब मैं मालिक को पानी देने गई थी तो उसने पानी का गिलास पकड़ते हुए मेरे हाथों को महसूस करना शुरू कर दिया था, और यूं ही गलती से वो गिलास मेरे हाथ से छूट गया था। फुप्पो ने जैसे ही ये देखा तो मुझे उस शख्स के सामने कोसने लगी थी कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम जानती हो ना कि ये पूरा घर इसी का है, तुम्हें तो इसका एहसानमंद होना चाहिए, लेकिन तुमने इस पर पानी गिरा दिया। मैं बहुत खौफजदा हो गई थी, लेकिन वो शख्स बहुत ही खुश था, क्योंकि शायद वो यही चाहता था कि फुप्पो मुझे ऐसे ही डांटे। मैं वापस जाने लगी थी जब उस शख्स ने मुझे रोक दिया और कहने लगा, गुड़िया रो मत, तुमने ये काम बिगाड़ा है, अब तुम खुद ही इसे सुधारोगी। चलो इधर आओ और अपने दुपट्टे से इस सारे पानी को खुश कर दो। मैं फौरन ही फुप्पो को देखने लगी, पर वो मुझ पर आंखें निकालने लगी, जैसे कह रही हूं कि इसकी बात मान लो। मैं डरते कदमों के साथ उसके सामने चली गई और अपने दुपट्टे के पल्लू से वो पानी जज्ब करने लगी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी मजबूर हो जाऊंगी कि मुझे ये बुरे काम भी करने पड़ेंगे, पर मैं क्या करती। मेरा कोई गमगुजार भी नहीं था जिसके पास जाकर मैं अपना दर्द बांट सकती। उन्हीं दिनों मेरी फुप्पो ने एक नौकर रख लिया था। वो नौकर बहुत ही शरीफ था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता मैंने उससे दोस्ती कर ली थी, लेकिन जैसे ही वो मालिक इस हवेली में आता तो मेरी फुप्पो उस नौकर को बाहर भेज देती थी। उस रोज मैंने उस नौकर को कह दिया कि प्लीज बाहर मत जाना। मेरा घबराहट में डूबा हुआ चेहरा देखकर वो मुझसे पूछने लगा कि सब ठीक तो है ना। मैंने उससे कहा कि कुछ भी ठीक नहीं है,
ऐसा लग रहा है कि आज रात बहुत बुरा होने वाला हो। मेरी इज्जत महफूज नहीं है। प्लीज तुम मुझे मेरे अपने घर ले जाओ। वो कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो? अगर मालकिन ने मुझे पकड़ लिया तो वो हम दोनों को जान से मार देगी। मैं खामोश हो गई। वो नौकर बाहर चला गया। ऐसे ही रात हुई तो मालिक दोबारा से हवेली पर आ गया। फुप्पो ने फिर से मुझे लाल रंग का जोड़ा दिया था। कहने लगी, देखो ये जोड़ा पहन लो और अच्छी तरह तैयार हो जाओ। मैंने उनसे कहा कि ऐसा क्या होने वाला है जो आप मुझे तैयार होने का कह रही हैं? पर मेरा सवाल सुनकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कहने लगी, तुम मुझसे कब से सवाल करने लगी? सवाल करना मेरा काम है, तुम सिर्फ मेरा हुक्म मानो। इसीलिए जो मैं कह रही हूं जल्दी से वो करो। मैंने फौरन वो लाल रंग का जोड़ा पहन लिया था और अब दुल्हन की तरह तैयार होने लगी थी। फुप्पो जैसे ही कुछ देर बाद आई तो मेरी बुलाई लेने लगी कि माशाल्लाह तुम बहुत प्यारी लग रही हो। उसके बाद फुप्पो मुझे हवेली के तहखाने में बने हुए एक कमरे में ले गई। वो कमरा फूलों की तरह सजा हुआ था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा कि न जाने मेरे साथ क्या होने वाला हो, क्योंकि मुझे तो यही पता था कि ऐसे रूम तो दुल्हा दुल्हनों के लिए तैयार होते हैं। पर मेरी तो अभी शादी नहीं हुई थी। वो बाहर जाने लगी जब मैंने उनका हाथ थाम लिया और उनसे कहने लगी, प्लीज मुझे बता दें मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरी तो शादी भी नहीं हुई। यह सुनकर पप्पू हंसने लगी थी, फिर कहने लगी, खबरदार जो तुमने शादी का लफ्ज मुंह से भी निकाला। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी? कभी नहीं। तुम शादी के बगैर ही किसी की बीवी बनोगी, समझी? उनकी ये बातें सुनकर मेरा दिल बंद होने वाला था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी अपनी फुप्पो मेरे साथ ऐसी हरकत करेंगी। मैंने दिल में बहुत सी दुआएं की थी कि मैं किसी तरीके से यहां से निकलने में कामयाब हो जाऊं और कोई मुझे बचा ले। आंसू मेरी आंखों से बहे जा रहे थे जब अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला। मैंने जैसे ही उस शख्स को अपने सामने देखा तो मेरी रूह कांप गई थी। न जाने मेरे साथ क्या होने वाला था। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे पास आया। उसकी आंखों से हवस टपक रही थी। उसने रूम का दरवाजा लॉक कर लिया था और फिर एक कहका लगाकर कहने लगा, इस दिन का बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा था। पहले तुम्हारी अम्मा ने मेरा जीना हराम किया था और अब उसकी बेटी मुझे चैन से नहीं रहने देती थी। लेकिन तुम्हारी अम्मा तो मेरे हाथ न लगी, पर उसकी नाजुक कली से मैं तो अब सारे हिसाब पूरे करने वाला हूं। मैं उसकी बातें सुनकर सहम गई थी। मेरा सांस बंद होने वाला था जब अचानक ही वो एक हाथ मेरी जानिब बढ़ाने लगा, लेकिन मैं एक झटके से पीछे हो गई थी और उससे कहने लगी, देखो खबरदार जो तुमने मुझे हाथ भी लगाया। पर वो इतना हट्टा कट्टा था और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं थी। मेरी बातें सुनकर वो हंसने लगा था जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मैं बहुत बेबस महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद कहने लगा, देखो आराम से अपना आप मुझे सौंप देना, वरना अगर मैं जबरदस्ती करूंगा तो तुम्हें कोई भी नहीं बचाएगा। तुम्हारी फुप्पो ने तो खुद तुम्हें पाल पोस कर इसीलिए बड़ा किया है ताकि वो तुम्हारी मां से उस बात का बदला ले सके। उस शख्स की बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए थे कि न जाने मेरी फुप्पो की मेरी अम्मा से क्या दुश्मनी होगी। पर अब मैं रोई जा रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि किसी तरीके से मैं अपनी अम्मा के पास चली जाऊं, पर न जाने मेरी अम्मा कहाँ थी। पता नहीं वो इस दुनिया में थी भी या नहीं। मुझे कुछ भी नहीं पता था। अभी मैं यही सोच रही थी जब वो शख्स मेरे और भी करीब आने लगा। इस घर में तो सिर्फ मेरी फुप्पो ही थी। मैं फुप्पो को चीख चीख कर बुलाने लगी थी, लेकिन वो कहाँ मेरी सुनने वाली थी। इतने में उस शख्स ने मेरी आवाज बंद करने के लिए एक कपड़ा मेरे मुंह में ठूंस दिया था, जिससे मेरी सारी आवाज दब गई थी। मैंने बहुत एहतजाज किया था, लेकिन वो शख्स मुझ पर काबिज हो ही गया था। मैं उसके शिकंजे से बाहर निकलने की काफी कोशिश कर रही थी, पर उसने मेरे दोनों हाथ जकड़ लिए थे। वो मेरी इज्जत बर्बाद करने ही वाला था जब अचानक ही किसी ने पीछे से उसके सर पर जरब लगाई थी और वो एक चीख के साथ गिर गया था। मैं आंखें फाड़े उस बेहोश वजूद को देख रही थी, लेकिन उसी के साथ मेरी नजर उस नौकर पर गई थी। मेरा सांस बहाल हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं जल्दी से ही नौकर के पास चली गई। मैं उससे चीख कर कहने लगी कि प्लीज मेरी मदद कर दो, मुझे यहां से निकाल दो। अगर मैं यहां रही तो मैं मर जाऊंगी। उस नौकर ने मुझे दिलासा दिया कि तुम फिक्र न करो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने मेरा हाथ थाम लिया था। वो मुझे यहां से निकालने ही वाला था जब मुझे फुप्पो का ख्याल आया। मैंने उससे पूछा कि फुप्पो कहाँ है। वो तो मुझे हवेली से बाहर भी नहीं निकलने देंगी। इस तरह हम दोनों मारे जाएंगे। लेकिन मेरी बातें सुनकर भी नौकर बहुत ही पुरसुकून था, जैसे उसे इस बात का डर ही ना हो। कहने लगा, मेरी बात मानो, हम दोनों बाहर जाते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। मैंने उस पर यकीन कर लिया और उसके साथ उस हवेली से बाहर निकल गई। अब मैं खुली हवा में सांस ले रही थी। वो नौकर मुझे अपने घर ले आया था।
जहां एक बूढ़ी सी माँ थी। मैं 1 हफ्ते उसके साथ ही रही थी। उसकी अम्मा देखने में बहुत ही अच्छी थी। वो बस मुझे घूरे जाती थी, लेकिन वो भी कहीं काम करने जाती थी। मैंने जैसे ही नौकर से पूछा कि तुम्हारी अम्मा किसके घर काम करती हैं, तो नौकर खामोश हो गया था। एक रोज नौकर घर पर नहीं था। जब उसकी अम्मा ने मुझे दूध का गिलास दिया, कहने लगी, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें इस घर में दूध मिल रहा है, वरना साल भर यहां तो दूध भी नहीं होता। ऐसी मीठी बातें सुनकर मैंने वो दूध पीने की गलती कर दी थी, लेकिन उसके साथ ही मेरा वजूद बेजान हो गया था। मुझे जैसे ही होश आया तो मैं अपनी किस्मत पर मातम करने लगी थी, क्योंकि मैं तो फिर से उसी हवेली के किसी कमरे में मौजूद थी, जबकि सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई थी। मैं जान गई थी कि नौकर की अम्मा और फुप्पो मिली हुई है। मेरी फुप्पो उस अम्मा का शुक्रिया अदा कर रही थी कि तुमने मेरा काम करके बहुत अच्छा किया है। देखना, अब मैं तुम्हारे बेटे को बहुत अच्छी जॉब दिलवाऊंगी। मैं ये सुनकर बहुत अफसोस करने लगी थी, लेकिन आखिर वो एक माँ थी। वो अपने बेटे के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसने ये सब अपने बेटे के लिए ही किया था। पर मैं जानती थी कि अगर नौकर को ये पता चल गया तो वो यकीनन अपनी अम्मा से नाराज हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल जैसे ही वो फुप्पो दोबारा से मुझे देखने लगी तो मैंने बेहोशी का ड्रामा किया और मैं फिर से बेहोश हो गई थी। वो मेरे करीब आने लगी थी। कुछ देर बाद उन्होंने किसी को फोन किया था। कहने लगी, लड़की तैयार है, इस बार ये तुम्हारे हाथों से नहीं निकलेगी, जल्दी से आकर इसे ले जाओ। ये सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया था। इस बार मुझे कौन बचाता। मैं नौकर को दिल से पुकारने लगी थी कि काश वो फिर से आ जाए और मुझे बचा ले। पर मैं जानती थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जानती थी कि अब कयामत शुरू हो गई है। अब मेरी इज्जत पहले जैसी नहीं रहेगी। मैं उस वक्त को कोसती थी जब मेरी फुप्पो मुझे इस हवेली में लेकर आई थी। मैं उस वक्त 3 साल की थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस इतना पता था कि जैसे ही मेरी फुप्पो कहीं बाहर जाने लगी थी तो मुझे प्यार से कहने लगी थी, आओ फातिमा, मैं तुम्हें आइसक्रीम लेकर देती हूँ। मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसीलिए मैंने उनकी बात मानी और उनके साथ आ गई। वो मुझे आइसक्रीम वाले की दुकान पर तो ना लेकर गई, पर एक अजीब सी वीरान गली में ले गई थी। उसके बाद मैं और फुप्पो साथ ही रहने लगी थी। जब भी मैं अम्मा अम्मा कहकर अम्मा को याद करती थी तो फुप्पो मुझे एक रख कर लगाती थी और कहती थी कि अब तुम्हारी अम्मा इस दुनिया में नहीं रही। उस वक्त मैं यही सोचती थी कि शायद वो सच कहती है, मेरी अम्मा मर गई है। पर अब जब से मैं बड़ी हुई थी, मैं जान गई थी कि यकीनन फुप्पो की अम्मा से कुछ दुश्मनी है, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे अम्मा से दूर कर दिया है। मैं यही सोच रही थी जब अचानक दरवाज़ा खुला और वो जालिम शख्स फिर से मेरे सामने था, जो मुझे देखकर कह रहा था, देखना लड़की, तुमसे गिन गिन कर बदले लूंगा। वो ये कहकर बाहर चला गया था। उसे यही लग रहा था कि मैं बेहोश हूं। उसके जाते ही मैंने अपनी आंखें खोली और यहां वहां देखने लगी थी। जब मुझे एक खिड़की नजर आई, मैंने सुख का सांस लिया। ये खिड़की मेरे लिए उम्मीद की एक किरण थी। मैं जैसे ही वहां गई तो नीचे का रास्ता नापने लगी थी। मैं आराम से वहां से छलांग लगा सकती थी। मैंने बगैर कुछ सोचे वहां से छलांग लगा दी थी, जिसकी वजह से मेरा एक बाजू टूट गया था, पर मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं तो भागकर नौकर से मिलने जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही मैं किसी शख्स से टकरा गई थी। मैंने जैसे ही देखा था तो वो नौकर था। इससे पहले कि मैं उसे कुछ बताती, मेरा वजूद फिर से बेहोश हो गया था। जैसे ही मुझे होश आया तो नौकर और उसकी अम्मा की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी थी। आंटी की बातें सुनकर मैं शशदर हो गई थी, क्योंकि वो ये कह रही थी कि इस लड़की की फुप्पो मेरी सहेली है और मैंने वो सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है बेटा, क्योंकि मैं तुम्हारी खुशहाली देखना चाहती हूँ। वो मेरी बचपन की सहेली है जिसके घर वालों ने उसे निकाल दिया था। ये सुनकर तो मेरा वजूद बेजान हो गया था। अचानक ही मुझे खांसी आने लगी। वो दोनों मेरी तरफ मुतवज्जह हो गए थे। नौकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा था कि फातिमा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी अम्मा की वजह से तुम्हारी इतनी बुरी हालत हो गई है। तुम्हारा एक बाजू भी टूट गया है। मैंने अपने बाजू की तरफ देखा जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। मैंने नौकर से कहा कि प्लीज़ अपनी अम्मा से कहो ना कि वो मेरी अम्मा का बताएं। मेरी अम्मा कहाँ है? यकीनन वो मेरी फुप्पो की पक्की सहेली है, उन्हें मेरी अम्मा का भी ज़रूर पता होगा। नौकर कहने लगा, तुम फिक्र न करो, मैं अपनी अम्मा से ज़रूर पूछूंगा। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरी अम्मा की वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ा है, पर अब तुम फिक्र न करना। मैं अपनी अम्मा से कहकर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूंगा। मैंने उसकी बातों पर यकीन कर लिया था, लेकिन जब तक मेरा बाजू ठीक नहीं होता, उसने मुझसे यही कहा था कि मैं उसके साथ ही रहूं। उसकी अम्मा मुझसे बहुत शर्मिंदा थी। वो तो मुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। एक रोज़ वो मेरे पास आई और मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। मुझसे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है।
पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हो गई थी। तुम्हारी फुप्पो ने मुझे लालच दिया था, मैं लालची हो गई थी। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन अपने बेटे की कामयाबी के आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तुम्हारी फुप्पो मेरी बहुत मदद करती हैं। मैंने उनके हाथ थाम लिए और उनसे कहा, आंटी, मुझे कोई मसला नहीं है। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही काफ़ी है। लेकिन आप मुझे इतना तो बता दें कि आखिर मेरी अम्मा से ऐसी क्या गलती हुई कि मेरी फुप्पो मेरी अम्मा के इतने खिलाफ है। तो वो खामोश हो गई थी। फिर कहने लगी, बेटा, मोहल्ले के सभी लोग तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी फुप्पो के बारे में अजीब बातें करते हैं। कोई तुम्हारी फुप्पो को अच्छा कहता है तो कोई तुम्हारी अम्मा के बारे में अजीब बातें करता है। पर सच क्या है ये तो तुम्हें तुम्हारी अम्मा ही बताएंगी। मैंने आंटी से कहा, आंटी प्लीज़, आप तो जानती होंगी कि मेरी अम्मा कहाँ है, आप मुझे उनसे मिलवा दें। तो वो चुप हो गई थी, जैसे कुछ सोच रही हूँ। फिर कहने लगी, बेटा, तुम्हारी अम्मा इस शहर में नहीं होती, उसके लिए तुम्हें दूसरे शहर जाना होगा। अब मैं उनकी मिन्नतें करने लगी। मैं नौकर से भी यही कहती थी कि मुझे दूसरे शहर भेज दो, मैं अपनी अम्मा को कहीं भी तलाश कर लूंगी। लेकिन वो मुझे चुप करवा देता कि वो तुम्हें कैसे पहचानेगी। ये बात भी सच थी, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। लेकिन मैं जानती थी कि माँ तो अपने बच्चों को पहचान ही लेती है। इसीलिए एक उम्मीद के साथ मैंने अपनी बात मनवा ही ली थी। मैं दूसरे शहर आ गई थी। उस शहर का मुझे नौकर की अम्मा ने ही बताया था। मैं काफ़ी उम्मीदों के साथ इस शहर में आई थी। मैं अब शहर की गली गली में अपनी माँ की तस्वीर लिए फिरती रहती थी। वो तस्वीर मुझे नौकर की अम्मा ने दी थी। एक हफ्ता गुजर गया था, लेकिन मुझे अभी अम्मा का पता न चल सका। जब एक रोज़ अचानक ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो वो एक आवारा आदमी था। ये महसूस करते ही मेरा वजूद कांपने लगा था कि अब मैं क्या करूं। मैं जान गई थी यकीनन ये उसी मालिक के बंदे होंगे। मेरी फुप्पो को पता चल गया होगा कि मैं इस शहर में आ गई हूं। मेरी जान अब खतरे में थी। उसी के साथ मैं एक घर के अंदर घुस गई थी, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। वहां पर एक मेरी जितनी लड़की थी, जिसने मुझसे काफ़ी सवाल किए थे, पर मेरा सांस बहुत फूला हुआ था। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े कि मुझे रख लो, मैं तुम्हारे घर के सारे काम करूंगी, लेकिन प्लीज़ कुछ देर के लिए मुझे अपने घर पर रख लो। उसको शायद मुझ पर तरस आ गया था, तभी उसने मेरी बात मान ली। मैं उसी के घर रहती थी और छोटे मोटे काम काज करती थी। एक रोज़ वो कहने लगी, फातिमा, ये खीर साथ वाले घर में दे आओ। वहाँ की अम्मा बहुत बूढ़ी है, उनका कोई नहीं है, जिसकी वजह से मैं उनकी काफ़ी मदद करती हूँ। मैंने जल्दी से ही उसके हाथ से खीर ली और साथ वाले घर चली गई। उस घर का दरवाज़ा खुला था। जैसे ही हल्का सा दरवाज़ा बजाया तो एक अम्मा कहने लगी कि बेटा अंदर आ जाओ। मैं अंदर गई, पर जैसे ही उस औरत को देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैं जल्दी से ही उनके गले लग गई थी, फूट फूट कर रोने लगी थी। अगले ही लम्हे उस औरत ने मुझे पीछे किया। वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी, जबकि मैं तो जान गई थी कि ये मेरी माँ है। मैंने वो तस्वीर निकाली। वो तस्वीर हूबहू उन्हीं की थी, बस फर्क इतना था कि अब वो मरीजा लग रही थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वो चारपाई पर थी। मुझे उस लड़की ने यह भी बताया था कि मेरी हमसाई काफ़ी बीमार है, उसे कुछ भी याद नहीं है। पर मैं यकीन नहीं कर सकती थी कि मेरी अम्मा को यह भी याद नहीं होगा कि मैं उनकी अपनी ही बेटी हूँ। और वही हुआ था। अम्मा मुझे पहचानने से इनकार कर रही थी। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था जो मुझे मिला था। वो मुझसे कह रही थी कि तुम पागल हो क्या, तुम मेरे गले क्यों लग रही हो? तुम्हें पता है ना मुझे बहुत एलर्जी होती है जब भी कोई मुझे हाथ लगाता है। आज तो तुमने ये हरकत कर ली, लेकिन अगर आइंदा तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं आफरीन से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। आफरीन वही लड़की थी जिसके घर पर मैं काम करती थी। मैंने उससे कहा कि अम्मा मुझे माफ़ कर दो, आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैंने बहुत जब्त किया हुआ था, मेरे आंसू निकलने ही वाले थे, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैं अम्मा के सामने रोती, इसीलिए फौरन आफरीन के घर चली गई। आफरीन ने मुझे उदास देखा तो वजह पूछने लगी, पर मैं उसे क्या बताती। मैंने आफरीन से पूछा कि ये अम्मा अकेली क्यों रहती है। कहने लगी, मैं तुम्हें इनकी क्या दास्तान सुनाऊं। इनकी एक बेटी थी, लेकिन न जाने इनके घर क्या बना जब अचानक से इनकी बेटी गायब हो गई। आफरीन की बात सुनकर मेरा दिल डूबने लगा था। मैंने उससे कहा, क्या तुम मुझे सारी बात बता सकती हो? तो वो कहने लगी, मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है तब से अम्मा मुझसे यही कहती है कि काश मैंने वो गलती न की होती। मैं हैरान होती थी कि आखिर अम्मा ने ऐसी कौन सी गलती की है। आफरीन कहने लगी कि अम्मा वैसे तो बहुत नेक है, पर एक रोज अपने किरदार को बचाने के लिए उन्होंने अपनी ही नंद को बदकिरदार करार दिया था। कोई उन पर आशिक था। अम्मा के जो शौहर थे वो बाहर थे, इसी वजह से अम्मा एक लड़की को पसंद करने लगी थी। वो लड़का शुरू से ही अम्मा को पसंद करता था, लेकिन कुछ झगड़ों की वजह से उनकी शादी ना हो पाई। पर अब अम्मा को यही लगता था कि शायद वो लड़का उनके लिए सही था,
लेकिन किस्मत ने उनको ना मिलाया। पर एक रोज अम्मा की नन ने उन दोनों को इकट्ठा देख लिया था। उस नन की भी शादी हो गई थी। उसने सबको बता दिया था, पर अम्मा की तो इज्जत दांव पर लग गई थी। अम्मा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सारा इल्जाम अपनी नंद पर ही लगा दिया था। लेकिन बेचारी नंद सबको अपनी पाकीज़गी का यकीन दिलाने लगी थी, लेकिन किसी ने उस पर यकीन न किया और अम्मा के शौहर ने अपनी ही बहन को घर से निकाल दिया था। उसे तलाक हो गई थी, पर जाते जाते अचानक ही उसकी नज़र अपनी भतीजी पर पड़ी थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो ज़रूर बदला लेकर रहेगी, और वो छोटी सी बच्ची को भी अपने साथ लेकर चली गई थी। जिसके बाद अम्मा की हालत बिगड़ती चली गई। उसके बाद अम्मा ने सबको बता दिया था और सबसे माफ़ी मांगी थी कि नन ने कुछ भी नहीं किया था। उसका उस लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं था। यूं सब ने अम्मा से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। अम्मा ने सबसे माफ़ी मांगी थी, लेकिन किसी ने अम्मा को माफ़ नहीं किया था, क्योंकि अम्मा ने इतनी बड़ी गलती जो की थी, उस गलती का खुमियाजा अम्मा ने सारी जिंदगी भुगता था। अम्मा की एक ही तो औलाद थी, पर उनके शौहर ने भी उनको तलाक दे दी थी। वो उस वक्त से अकेली रहती है। आहिस्ता आहिस्ता वो सबको भूल गई है। वो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। आए रोज अपनी बेटी को याद करके रोती रहती थी। जैसे ही आफरीन की बातें सुनी, मुझे अपनी अम्मा पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब मेरी अम्मा की गलती की वजह से होगा, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। अम्मा ने जो गलती की थी, उन्हें उसकी सजा मिली थी, जिसकी वजह से वो अब मोहताज हो गई थी। मैं अम्मा से एक दफ़ा फिर बदगुमान हो गई थी, लेकिन मुझे आफरीन पर हैरानी हो रही थी कि ये तो मेरी अम्मा की कुछ भी नहीं लगती थी, फिर ये मेरी अम्मा की इतनी खातिर मदारत क्यों करती है। मैंने आफरीन से पूछा कि तुम अम्मा से कैसे मिली, तो कहने लगी, मैं अम्मा की बेटी के साथ खेला करती थी। हम दोनों बहुत छोटी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था जब अम्मा की नंद अपनी भतीजी को बहला फुसलाकर कहीं लेकर जा रही थी। मैं उसकी फुप्पो को रोकना चाहती थी, लेकिन रोक ना पाई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्यों इस बच्ची के साथ जुल्म होने वाला हो। मैं उस वक्त से ही अम्मा के साथ रहने लगी थी, और अम्मा भी मुझे इसी वजह से प्यार करती थी, क्योंकि मैं उनकी बेटी की सहेली थी। अम्मा ने मुझे कभी नहीं रोका था, जबकि बाकी मोहल्ले के सारे लोग उन अम्मा को बुरा भला कहते थे, और एक मैं ही थी जो अम्मा की खिदमत करती थी। अम्मा मुझे बहुत दुआएं देती हैं। उन्हें मेरे अलावा अब कोई भी याद नहीं है। उन्हें अब तो ये भी याद नहीं कि उनकी एक बेटी भी थी। आफरीन की बात सुनकर मैं उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। जब मैंने उसे वो राज बता ही दिया कि जिस बेटी की तुम बात कर रही हो वो तुम्हारे सामने है आफरीन। आफरीन ने भी मुझे गले लगा लिया था। अब मैं उसी के साथ रहने लगी थी, और फैसला कर लिया था कि मैं अम्मा को याद करवा कर ही रहूंगी कि मैं उनकी अपनी ही बेटी हूं, जो कि वापस आ गई है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।